मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए रिवीजन क्लासेज चल रही है उसकी दोस्तों आज 4th क्लास है। और दोस्तों ये सारी क्लासेज, सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी लगभग हर साल सवाल पूछता है। दोस्तों इनमें हमने जो अब तक कवर किया है दोस्तों, पहला टॉपिक आज हम फिनिश कर लेंगे, वो है संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है गैर संवैधानिक निकाय, ये दोस्तों मंडे से स्टार्ट करेंगे। कल और परसों अब तक जो आपको पढ़ाया गया है आप उसको ठीक से रिवाइज कर लेना। संवैधानिक निकायों में दोस्तों हमने अब तक जो पढ़ा है, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ लिया है, राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ लिया है, वित्त आयोग पढ़ लिया है, निर्वाचन आयोग पढ़ लिया है, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को पढ़ लिया है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग पढ़ लिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ लिया है और हमने कैग को पढ़ लिया है। दोस्तों इसमें जो बचते हैं वो है भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता और एक बचता है दोस्तों इसमें जीएसटी काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। ये तीन हम आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं भारत के महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर एक लाइन में भारत के महान्यायवादी को मैं बताऊं तो दोस्तों ये संघ सरकार का वकील होता है, यानी कि संघ के विरुद्ध कोई भी मामला या वाद हो तो ये जाके न्यायालय में पेश होता है। अब इसमें दोस्तों हम भारत के महान्यायवादी में देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जो भारत का महान्यायवादी है ना, वो संघ की कार्यकारिणी का अंग होता है। कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है संघ का, उसकी कार्यकारिणी का ये सदस्य होता है। तो अब आप मुझे बताइए संघ की कार्यकारिणी में महान्यायवादी के अलावा और कौन कौन होते हैं, कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, पीहू पटेल, बताइए कौन कौन होते हैं। दोस्तों इसमें एक तो होते हैं राष्ट्रपति, ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो होते हैं राष्ट्रपति, दूसरे होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति, एक होते हैं प्रधानमंत्री और दोस्तों एक होते हैं और हमारी होती है दोस्तों मंत्रिपरिषद। ये चार अन्य ऐसे हैं जो संघ की कार्यकारिणी में सम्मिलित होते हैं। और पांचवा बचा महान्यायवादी। तो ये जो पॉइंट है ये आपको खासकर याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा है, जो महान्यायवादी है ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, 76 में। और दोस्तों अगर बात करते हैं इसकी नियुक्ति और इसकी पात्रता की, तो दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अब भारत के महान्यायवादी के बारे में किस व्यक्ति की नियुक्ति करनी है दोस्तों, ये बताया गया है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने हो तो योग्यता रखता हो, तो उसमें क्या क्या है दोस्तों, अर्थात हम कहें तो दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा दोस्तों उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, ये स्पेशली याद रखना, 5 वर्ष, 5 ईयर्स दोस्तों। या फिर उसको किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का वकालत करने का अनुभव हो, यहां 5 वर्ष है, यहां 10 वर्ष है, ये भी ध्यान रखना है। और या फिर दोस्तों राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति हो। ये महान्यायवादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको याद रखने हैं। दूसरा दोस्तों इसमें देखते हैं कि ये पॉइंट आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि इसकी जो कार्य अवधि है ना दोस्तों, और इसको हटाने की प्रक्रिया और इसको जो आधार है, ये दोनों ही संविधान में वर्णित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब संविधान में वर्णित नहीं है तो इसको कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों, इसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति इसको कभी भी अपनी इच्छानुसार पद से मुक्त कर सकते हैं, यानी कि प्रसाद। अब ये यहाँ पर ये याद रखना, देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत का महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य पर रहता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि निर्वाचन आयोग, कैग जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहते, उनको हटाने की प्रक्रिया अलग थी। तो ये यहाँ पर याद रखना है आपको।
अब दोस्तों अगर इसके कार्यों की बात करें तो ये भारत सरकार को कोई भी विधि संबंधी, ये पॉइंट याद रखना है, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा इसको सौंपे गए हों। उनमें दोस्तों दूसरा, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा इसको सौंपे गए हों। फिर दोस्तों संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा, मान लो इसको संविधान में या किसी अन्य विधि से कुछ और कृत्य दिए जाते हैं तो ये उनका निर्वहन करेगा। ये इसके कार्य हैं। अब ये पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ना महान्यायवादी को क्या क्या कार्य सौंपता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। हाँ दोस्तों, ये देखो दोस्तों, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये संघ सरकार का वकील होता है। अब मान लो भारत सरकार पर कोई वाद विवाद कोई होता है दोस्तों, तो भारत सरकार खुद ना, मतलब सरकार के अंग थोड़ा ना सारे जाएंगे वहां पर दोस्तों, वहां पर जो प्रतिनिधित्व करेगा वो महान्यायवादी करेगा। और दूसरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 143 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है किसी भी विधेयक मामले में। अब दोस्तों मान लो कि राष्ट्रपति को कुछ परामर्श करना हो उच्चतम न्यायालय से, तो राष्ट्रपति खुद थोड़ा ना जाएंगे वहां की सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां पर पेश होंगे दोस्तों। वहां पर जो प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति का वो भारत के महान्यायवादी करेंगे। ये पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, कार्य सौंपता है, ये महान्यायवादी के कार्य है। थैंक यू। अब दोस्तों कुछ और फैक्ट्स हैं महान्यायवादी के बारे में जो आपको याद होने चाहिए। पहला है भारत, हाँ ये देखो, भारत के किसी भी क्षेत्र में, ये याद रखना, और किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं या हाई कोर्ट ही जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त दोस्तों संसद के दोनों सदनों में इनको बोलने का अधिकार प्राप्त है, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, संसद की किसी समिति में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, परंतु ये मतदान नहीं कर सकते, मताधिकार के बिना ये भाग ले सकते हैं। ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं वो सब भारत के महान्यायवादी को भी मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बता रहे थे ना कि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी हर बार सवाल पूछता है। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का सवाल है, महान्यायवादी पर सवाल आया है। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। अब देखो अभी पढ़ा है हमने, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन हम बोले थे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतदान नहीं कर सकता है। तो देखिए चौथा जो पॉइंट है ये गलत है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो दोस्तों पहला सही है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, अभी डिस्कस किया था, किसी समिति का सदस्य हो सकता है और लोकसभा में बोल भी सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, ये इंग्लिश में इसका दिया हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं इसका एक अभ्यास प्रश्न। देखिए भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? ये नहीं वाला हम कल भी बता रहे थे आपको, ये सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में, ये विशेष ध्यान रखना, नहीं को अंडरलाइन कर लेना है हर सवाल में जहां भी नहीं पूछा हो। पहला, भारत के महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, अभी देखा था होता है। वह एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के लिए हकदार है, अभी देखा था। जो एमपी को भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे इसको भी मिलेंगे। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील होता है। देखिए दोस्तों ये बोल रहा है कि सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील होता है। पूर्णकालिक मीन्स कि जैसे एक बार नियुक्ति हो गई तो रिटायरमेंट तक रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा था वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। उसकी अर्हताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए, अभी हमने देखा था। सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं होती है वही महान्यायवादी की नियुक्ति की है। तो इसमें पूछा था, ये स्टेटमेंट भी सही है। कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों केवल 3 जो स्टेटमेंट है ना ये सही नहीं है, बाकी सही है। आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं दोस्तों भारत का राज्य का महाधिवक्ता
एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दोस्तों अभी हम भारत के महान्यायवादी को पढ़ रहे थे, तो केंद्र में या संघ में जो महान्यायवादी का कार्य है वो सेम टू सेम लगभग राज्य के महाधिवक्ता का काम राज्य में है। इसको देखते हैं। देखिए, राज्य का महाधिवक्ता का जो कार्यालय है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के कार्यालय के समान है। इसका उल्लेख कहाँ है? उसका अनुच्छेद 76 में था, इसका अनुच्छेद 165 में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखो, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, वो संघ का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता था। ये वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। ये राज्य सरकार के हितों का बचाव और रक्षा करता है, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से कोई वाद या मामला है तो उसको सुनवाई करनी है तो राज्य के महाधिवक्ता सुनवाई करेंगे। ये राज्य सरकार का वकील है। यह सभी कानूनी मामलों में राज्य सरकार की सहायता के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य की कार्यकारिणी का अंग है। देखिए, वहां महान्यायवादी था जो संघ की कार्यकारिणी का सदस्य था, और ये राज्य की कार्यकारिणी का अंग है। अब आप मुझे बताइए, राज्य की कार्यकारिणी में कौन कौन आते हैं? कमेंट करके बताइए। देखो दोस्तों, राज्य की कार्यकारिणी में राज्यपाल आते हैं, ध्यान रखना है आपको। मुख्यमंत्री आते हैं, और दोस्तों मंत्रिपरिषद आती है, और चौथे आते हैं राज्य के महाधिवक्ता। ये राज्य की कार्यकारिणी का अंग है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं, ये अभी देख चुके हैं। और जैसे उसके कार्यालय की, महान्यायवादी के कार्यालय की अवधि संविधान में तय नहीं है, तो यहां पर भी ये तय नहीं है। अब दोस्तों, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में किस व्यक्ति की राज्यपाल नियुक्ति करेगा? उसके जो योग्यता के आधार हैं, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की योग्यता रखता हो। यानी कि अगर हम कहें तो इसकी क्या है, वह भारत का नागरिक हो, वह 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी रहा हो किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, और किसी उच्च न्यायालय में अगर उसने काम किया हो तो कम से कम 10 वर्षों का उसका वकालत करने का अनुभव रहा हो। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसके अगर कार्यों की बात करें दोस्तों, वहां वो संघ सरकार को विधि संबंधी सलाह दे रहा था महान्यायवादी, महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देगा। विधेयक स्वरूप में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्यपाल द्वारा उसको सौंपे गए होंगे, वहां राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जा रहे थे, और संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा उसको जो प्रदान किए गए कृत्य हैं उनका भी ये निर्वहन करेगा। वही सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों, इसको भी उसको भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में पेश होने का अधिकार प्राप्त था। राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में, ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त इसको विधानमंडल में बोलने, कार्रवाई करने, उस सब के लिए अधिकार प्राप्त है। वही सेम मतदान के बगैर, वो मताधिकार के बगैर मतदान नहीं कर सकते वो जब भी विधानमंडल में कार्रवाई में भाग लेंगे। और एक विधानमंडल के सदस्य को यानी कि एमएलए को जो भी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो राज्य के महाधिवक्ता को भी प्राप्त होते हैं। ये मेजर पॉइंट्स है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जो आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों, इस पर एक प्रश्न देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, हाँ अभी देखा था, कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल सही है। उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में, देखो यहां भी वही पूछा है, बिना मताधिकार के बोलने और भाग लेने का अधिकार, बिना मताधिकार के, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, सभी 4। तो दोस्तों, हमने राज्य का महाधिवक्ता देखा, भारत के महान्यायवादी देखते। अब हम अगला देखते हैं दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम जीएसटी की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ, कैसे इंप्लीमेंट हुआ। जीएसटी दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इस काउंसिल की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। दोस्तों, अगर इसकी पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो जीएसटी को लागू करने के लिए ना दोस्तों 122वां संविधान संशोधन विधेयक, ये ध्यान रखना, अधिनियम नहीं है, विधेयक, बिल में और एक्ट में, अधिनियम में ये अंतर होता है। बिल जो है जब तक उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते तब तक उसको बिल बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो एक्ट बन जाता है, अधिनियम। तो जो बिल लाया गया था दोस्तों संविधान संशोधन का, वो 122वां था, और इसको संसद और 15 से अधिक राज्यों द्वारा पारित कर दिया था, तो फिर ये बन गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। यानी कि आपको याद रखना है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था
जो जीएसटी संविधान में जोड़ा गया था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 8 सितंबर 2016 को। दोस्तों अब जीएसटी को लेकर आ गए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कि अच्छे से इंप्लीमेंट हो, कुशलता से हो, सुगमता से इंप्लीमेंट हो, इसको कुशलता से प्रशासित करने के लिए हमने यानी भारतीय संविधान में जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। इसके लिए संविधान में ये, हाँ ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़ा गया और राष्ट्रपति को इसके अंतर्गत यह शक्ति दी गई कि वो जीएसटीसी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल की स्थापना करेंगे। और दोस्तों इसकी स्थापना फिर 2016 में हो गई थी। और इसका जो विजन है दोस्तों वो है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघ, इसके उच्च मानकों को स्थापित करना है। और इसका जो लक्ष्य है दोस्तों वो है कि विचार विमर्श के माध्यम से, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, विचार विमर्श के माध्यम से जो जीएसटी है उसकी जो संरचना है उसको उपयोगकर्ता हितैषी और सूचना प्रौद्योगिकी प्रचालित, यानी कि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो और उपयोगकर्ता हितैषी हो। ये इसके मेजर वो पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपको खासकर याद रखने हैं। राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, हाँ पीयू पटेल, गुड। अब दोस्तों इसका जो सचिवालय है ना जीएसटी काउंसिल का, वो नई दिल्ली में है, ये याद रखना है। और अब यहाँ पे ये पॉइंट और भी जीएसटी काउंसिल में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीएसटी से संबंधित कोई भी मामला होगा ना तो जीएसटी काउंसिल जो है ना, केंद्र और राज्य, ध्यान रखना है, केवल केंद्र को नहीं, केंद्र और राज्य दोनों को अपनी सिफारिशें प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। जीएसटी से संबंधित कोई भी मामला होगा तो केंद्र और राज्य दोनों को ये सिफारिश करेगा, ये ध्यान रखना है आपको, केवल केंद्र नहीं है। इसलिए दोस्तों इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संरचना है, इसके जो सदस्य हैं, ये एक केंद्र और राज्य दोनों का संयुक्त फोरम है। इसमें केंद्र के भी है सदस्य और राज्यों से भी लिए गए हैं। तो इसकी अगर संरचना की बात करते हैं दोस्तों जीएसटी काउंसिल की, तो इसमें टोटल 33 सदस्य हैं, 33। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जीएसटी काउंसिल में। अब 33 कौन कौन है दोस्तों? इसके जो अध्यक्ष है वो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, इसके अध्यक्ष होते हैं। एक तो ये हो गए, समझना इसको ध्यान से। और एक होते हैं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, 2। और अन्य दोस्तों राज्यों से एवं यूटीज से एक एक, जो भी वहां का या तो राज्यों का वित्त मंत्री हो या फिर संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग का कोई मंत्री हो। तो दोस्तों टोटल 28 तो राज्य, 28 राज्य और 3 यूटीज। 3 यूटीज कौन कौन सी? यूटीज विद लेजिस्लेचर, जहां पर विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, खासकर ध्यान रखना। तो 28 राज्य, 3 यूटीज, कितने हो गए मेंबर? 31। एक वित्त मंत्री अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री और एक केंद्रीय राज्य मंत्री, 31, 32 और 33, टोटल 33 मेंबर है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, उसमें कोई प्रस्ताव पारित करना हो और इसकी जो वोटिंग का परसेंट है वो बटा हुआ है। वो कैसे बटा हुआ है उसको देखो, समझते हैं दोस्तों। जब इसकी बैठक होती है जीएसटी काउंसिल की, तो इसकी जो गणापूर्ति है, गणापूर्ति मतलब कि अगर इतना सदस्य नहीं उपस्थित होंगे, कोरम नहीं बनेगा, तो मीटिंग नहीं होगी। वो है दोस्तों 50%, यानी कि अगर 50% सदस्य नहीं है ना तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं होगी। 33 है तो यानी कि 17 मेंबर्स होने ही चाहिए। अगला दोस्तों, इसमें जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, कोई बिल पास करना हो, कोई प्रस्ताव पारित करना हो, फॉर एग्जांपल जीएसटी की रेट्स क्या होंगी, किस वस्तु को जीएसटी में इंक्लूड करना है, किस वस्तु को जीएसटी से बाहर करना है, ये सब जो डिसाइड करना है उसके लिए वोटिंग परसेंटेज है। केंद्र सरकार के लिए दोस्तों ये ध्यान रखना, जो वोटिंग का, कुल वोटों का जो महत्व है, जो वैल्यू है, वो 1/3 है, 1/3। 1/3 मीन्स 33% केंद्र सरकार के पास है। और राज्यों के पास अगर देखा है, सभी राज्यों को मिला दे, यूटीज राज्य सबको मिला दे, तो दोस्तों वो इसकी जो वैल्यू है वोट की, वो 2/3 है इनका, 2/3। 2/3 का मतलब 66-67%, 66%। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनना। और कोई भी बिल या प्रस्ताव पारित करना हो जीएसटी काउंसिल से, तो दोस्तों उसको पारित करने के लिए 3/4 बहुमत चाहिए होता है, 3/4, यानी कि 75% बहुमत चाहिए। अब देखिए इसका क्या अर्थ निकल के आता है। केंद्र के पास वोटिंग वैल्यू है 33%, सभी राज्यों को मिला के वोटिंग वैल्यू है 66%, और कोई प्रस्ताव पारित कराने के लिए टोटल चाहिए 75%। यानी कि अगर सभी राज्य मिल जाएं कि ये जीएसटी काउंसिल का जो हम
प्रस्ताव पारित कर रहे हैं ये रहेगा, और अगर केंद्र सरकार उसके लिए मना कर दे तो दोस्तों सभी राज्य भी मिलके उस प्रस्ताव को पारित नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सभी राज्य मिल जाएंगे तो भी वो 66% ही है, केंद्र सरकार के पास 33% है। ये इसका इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अगला दोस्तों हम इसमें देखते हैं, अब जीएसटी के जो काउंसिल है इसके कार्य देखते हैं। ये निम्नलिखित विषयों में केंद्र एवं राज्यों को, ये याद रखना है, केंद्र एवं राज्यों को दोनों को अपनी अनुशंसा देता है। अभी हम देखे थे दोस्तों, ये बताता है कि जीएसटी काउंसिल जैसे मान लो केंद्र सरकार कोई कर लगाती है, राज्य सरकार कोई कर लगाती है, स्थानीय निकाय कोई कर आरोपित करते हैं, कर, उपकर, अधिकर, तो उनको उनमें से किस किस टैक्स को जीएसटी में इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। दूसरा, उन वस्तुओं और सेवाओं के विषय में जिन पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाना है। हाँ, फॉर एग्जांपल किसी, जैसे फॉर एग्जांपल दूध दही है, उन पर जीएसटी कितना लगेगा, लगाना या नहीं लगाना, वो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। जीएसटी की न्यूनतम दरें क्या होंगी, फ्लोर रेट्स क्या होंगी, वो भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान मान लो अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता हो तो जो टैक्स रेट्स है वो कितनी बढ़ानी है, कितनी घटानी है, वो सब भी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। और जीएसटी से संबंधित कोई भी मामला हो दोस्तों, उस सबको जीएसटी काउंसिल ही देखेगा, ये जीएसटी काउंसिल। अब दोस्तों इस पे एक सवाल है, ये आप मुझे आंसर बताना कमेंट में। वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी का उद्देश्य जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों को, देखो सवाल में भी पूछा है, संघ और राज्यों यानी दोनों को सिफारिश करना है, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं जो जीएसटी के अधीन या छूट दी जा सकती है, यानी कि किस वस्तु को जीएसटी में ऐड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, उसकी सिफारिश राज्य और केंद्र को देता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यह एक सरकारी निकाय है। दूसरा देखिए, यह एक सरकारी निकाय है, ठीक है, सरकारी निकाय है जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? ये बोल रहा है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित नहीं करता है दोस्तों जीएसटी काउंसिल, ये उन पर जो जीएसटी जो टैक्स की रेट्स हैं वो रेट्स निर्धारित करता है, ना कि वस्तु की कीमत निर्धारित करता है। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि परिषद के जो निर्णय है, फॉर एग्जांपल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई दोस्तों और उसने कोई निर्णय लिया तो वो बाध्यकारी नहीं है, ये ऐसा कह रहा है। गलत है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि दोस्तों जीएसटी काउंसिल जो भी डिसीजन लेती है वो बाध्यकारी है, वो मानना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तो दोस्तों केवल एक कथन सही है, वो है केवल एक, पहला। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज संवैधानिक निकाय को खत्म किया। मंडे से हम गैर संवैधानिक निकायों को कवर करेंगे और आप अच्छे से एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस रखिए। प्रीलिम्स बहुत नजदीक है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।